हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। ठीक है, आइए आज ऑपरेटर्स को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अपन ने कितने ऑपरेटर, अरिथमेटिक देख लिया था, लॉजिकल देख लिया और रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया था। ठीक है, आज अपन को देखना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, जिसे अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, आइए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करता हूँ। देखो, नाम से ही बोल रहा है क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखो, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो प्री इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट, एंड एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इनका काम क्या रहता है देखते हैं। सुनना, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है, इंक्रीमेंट नाम से बोल रहा है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसको करेगा, वेरिएबल की वैल्यूज को। ठीक है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से बोल रहा है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। किसको डिक्रीज करेगा, वेरिएबल की वैल्यूज को। ठीक है, अभी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। जब अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगता है तो उसे प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। और प्री इंक्रीमेंट का काम क्या रहता है कि पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। ठीक है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि बाद में, जब अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में लगता है तो उसे अपन पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। और पोस्ट इंक्रीमेंट का काम रहता है कि पहले असाइन करो, उसके बाद में इंक्रीज करूंगा। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट का काम रहता है कि जब वेरिएबल के पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है तो फिर अपन क्या करते हैं कि पहले वो डिक्रीज करेगा फिर असाइन करेगा। और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले असाइन करेगा उसके बाद डिक्रीज करेगा। आपको आई नो कि अभी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो अपन इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें क्या ले ली, 5 वैल्यू ले ली, और एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब बी में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ, किसकी वैल्यू डालूंगा, ए की डालूंगा। प्री इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्लस प्लस ए। हाँ, वैल्यू जब भी बढ़ेगी और घटेगी तो एक से बढ़ेगी और एक से घटेगी। ठीक है, अभी 5 में क्या है, और ए में क्या है, 5 है। 5 अब प्री इंक्रीमेंट है, यानी क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद असाइन करेगा। तो मैंने 5 + 1 यानी कि 6 हो गया। तो ये 6 किस में चले गया, बी में चले गया। ठीक है, 6 किस में चले गया, बी में। क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है, पहले मैं भाई मैं इंक्रीज होऊंगा उसके बाद असाइन करूंगा। तो ए में मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया, तो ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो 5 से एक इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद इसने असाइन किया, किसमें किया, बी में असाइन किया। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, एक तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी लेस एन कॉमा, क्या आ गई ए की वैल्यू और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंट डी लेस एन कॉमा बी। ठीक है, रन करते हैं, आंसर क्या आएगा देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए भी 6 आ रहा है और वैल्यू ऑफ बी भी 6 आ रहा है। चलो ये तो समझ गए कि ए की जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू थी वो बी में चली गई, लेकिन ए की वैल्यू 6 क्यों है, क्योंकि भाई ए ने अपने आप को इंक्रीज किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो काम खत्म होने के बाद मेमोरी चेंज कर लेगा। नहीं, एक बार मेमोरी अलोकेट हो गई तो उसके बाद थोड़ी ना चेंज होगी। ठीक है, वो जब तक यूजर चेंज ना करे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। हाँ, ये याद रखिएगा। तो ए में 5 था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम क्या किया कि एक से उसको बढ़ा लिया। कौन सा ऑपरेटर था, प्री इंक्रीमेंट था, तो पहले इंक्रीज किया उसके बाद उसने वैल्यू असाइन की। ठीक है, तो 5 से पहले 6 हो गया, और वही 6 बी में भी असाइन हो गया, तो ए की वैल्यू भी 6 आ गई और बी की भी 6 आ गई। अब यहीं पे अपन प्री डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब मैं वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, ओ सॉरी, पोस्ट इंक्रीमेंट का, जब वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का काम क्या रख देता है कि पहले मैं असाइन होऊंगा,
उसके बाद इंक्रीज करूंगा। तो असाइन किस में कर रहे हैं अपन, ए की वैल्यू को बी में असाइन कर रहे हैं। तो ए में क्या है अभी, 5 है, ठीक है, ए में क्या है, 5 है, तो ये 5 किस में असाइन हो गया, बी में असाइन हो गया। फिर क्या बोला, फिर मैं अपने आप को इंक्रीज करूंगा, तो ए की जो वैल्यू थी पहले 5 में असाइन हो गई, उसके बाद उसने ए ने अपने आप को इंक्रीज किया, तो ए कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, और बी की क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। देख लो, बी की 5 आई, ए की 6 आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही अपन प्री डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट का काम क्या रहता है, पहले डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। देखो, प्री डिक्रीमेंट जब वेरिएबल के पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है, और प्री डिक्रीमेंट का काम क्या रहता है कि पहले वो अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट में डिक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट में इंक्रीज करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। ठीक है, तो प्री डिक्रीमेंट में इसमें बी की पहले डिक्रीज किया, तो 5 से क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये फिर 4 किस में असाइन हो गया, बी नाम के वेरिएबल में असाइन हो गया। ठीक है, अब ए ने भी अपने आप को भी तो डिक्रीज किया, तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई, 4 हो गई, और बी की वैल्यू भी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ए की भी 4, बी की भी 4। यहीं भी बात कर लेते हैं अब पोस्ट डिक्रीमेंट की, किसकी बात कर लेते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट की। पोस्ट डिक्रीमेंट का भी पोस्ट इंक्रीमेंट जैसा ही कॉन्सेप्ट है, पहले क्या करेगा भैया, असाइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 5 है अभी ए में, तो ए में 5 उसने बी में असाइन कर दिया, उसके बाद उसने डिक्रीज किया, तो एक से कम करेगा, एक से बढ़ेगा और एक से कम होगा। ठीक है, तो ए में क्या हो गया, 4 हो गया, और बी में क्या हो गया, 5 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आ गई वैल्यू, चलो देखते हैं। ठीक है, ये था प्री डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट टर्नरी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है उसके बाद, इसे अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, पता है। अब इसे क्यों बोलते हैं देखते हैं, चलिए। हम्म कंडीशनल ऑपरेटर नाम से बता रहा है, किस पे वर्क करेगा, कंडीशन पे वर्क करेगा, किसकी कंडीशन पे, ऑपरेंड्स की। ठीक है, और ये सब दो ही ऑपरेंड, दो या दो से ज्यादा ही ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। तो मैंने ए की वैल्यू 5 4 ले ली, और बी की ले ली 5। ठीक है, कॉमा, मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, कॉमा, कभी ए ग्रेटर देन क्या होता है, बी होता है। तो हम्म ये वर्क कैसे करता है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या रखी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, कभी ए बी से बड़ा होता है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, नहीं तो बी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा कंडीशन पे वर्क कर रहा है। कभी कंडीशन ट्रू होती है तो पहले वाली वैल्यू प्रिंट होती है, पहले अपनी क्या है, वैल्यू ए है। ठीक है, और कभी कंडीशन फॉल्स है तो फिर सेकेंड वाली वैल्यू प्रिंट होती है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी बोला है अपन ने। क्या 4 ग्रेटर देन बी हो 5 होता है, क्या नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स यानी उन्हें बी वाली वैल्यू प्रिंट करी। अब यहीं पे अपन देख लेते हैं कि ए को 5 लेते हैं और बी को 4 लेते हैं। अब ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फिर कंडीशन ट्रू है तो 5 आना चाहिए, आई थिंक ये 5 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये भी। चलो, ऑपरेटर्स के मैंने सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए। अब बात कर लेते हैं एक आस्की कोड की, आस्की कोड क्या होता है। ठीक है, आस्की कोड की बात करते हैं। हम्म, देखिए, की कोड, देख लेते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन दिख जाए इसलिए मैं सर्च कर रहा हूँ, और फुल फॉर्म भी देखो। आस्की कोड क्या होता है, जो भी अपने कीबोर्ड्स की कीज है
उनको एक एक कोड असाइन किया गया है, उसे अपन आस्की कोड बोलते हैं, ठीक है। जो भी अपनी कीबोर्ड की कीज है उन्हें एक एक कोड असाइन किया गया है और उसे अपन आस्की कोड बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आएगा, आस्की कोड, ठीक है, इंटरचेंज आएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये होता है अपना आस्की कोड, ठीक है। आस्की कोड क्या होता है कि अपने कीबोर्ड्स की जितनी भी वैल्यूज है उन सबका एक कोड रहता है, उसी को अपन आस्की कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्की कोड बोलते हैं। चलिए अब उन जो भी कोड रहता है वो कोड क्या क्या रहता है देख लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का कोड देखते हैं अपन। चलिए हटा देता हूँ। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का आस्की कोड क्या रहता है, देखिएगा। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का आस्की कोड रहता है 60 से 90, 65 से 90 रहता है। कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का आस्की कोड। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का आस्की कोड रहता है 97 से 122, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का। और नंबर्स का 0 से 9 तक का आस्की कोड रहता है, 0 से 9 तक का रहता है 48 से 57, ठीक है। ये आपको क्लियर है? अब इस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि मैं कोई भी यूजर से कैरेक्टर लेता हूँ, कोई भी यूजर से कैरेक्टर लूंगा और मुझे उसका आस्की कोड चाहिए, तो आपको कीबोर्ड की इसमें समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। मैं एक कैरेक्टर लेना मुझे, तो एक चार टाइप का डेटा टाइप लूंगा, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया चार में, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर द कैरेक्टर, ठीक है। मैंने क्या करा है? कैरेक्टर इनपुट करा है, किससे? यूजर से, ठीक है। अब स्कैन एफ, कैरेक्टर लगाए तो क्या लगेगा? %C लगेगा, ठीक है। कॉमा एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस में जाना चाहिए? एक्स के एड्रेस में, ठीक है। देखो आस्की कोड किस में आता है पहले सोचो, इंटीजर में आता है। लॉजिक लॉजिक सोचो, आस्की कोड किस में आता है? इंटीजर में आता है, ठीक है। मैंने कोई भी कैरेक्टर तो इनपुट करा लिया यूजर से, लेकिन मुझे उसका क्या चाहिए? आस्की कोड चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर के लिए क्या लगेगा? फॉर्मेट स्ट्रिंग %D लगेगा, ठीक है। स्लैश एन कॉमा एक्स, आइए देख लेते हैं। इंटर द कैरेक्टर में कैपिटल ए डालता है, कैपिटल ए का मैंने क्या बताया? 65 आ रहा है आस्की कोड, आस्की कोड, ठीक है। एक और बार चला के देखते हैं और स्मॉल ए डालते हैं। इससे थोड़ा अच्छा लगे। स्मॉल ए, स्मॉल ए का आस्की कोड क्या रहता है? 97, जीरो डाल देता हूँ, 48, ठीक है। ये था। अभी चला कैसे? ट्राई रन करके देखते हैं। मैंने कैरेक्टर से इनपुट कराया, यूजर से कैरेक्टर इनपुट करा, कैरेक्टर उसने ले लिया, ठीक है। लेकिन उसने क्या देखा कि यार यहाँ पर तो %D लगा है, यानी मुझे इंटीजर में प्रिंट करना है। अब इंटीजर में वो कोई रैंडम वैल्यू तो प्रिंट करेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको तो अपना कोड डिफाइन भी किया गया है और उसका कोड इंटीजर में ही है। तो उसने अपने कोड को डिफाइन करके दे दिया, ये लो मेरा कोड, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि मैं कोई भी आस्की कोड डालता हूँ और मुझे उसकी वैल्यू मिल जाए। मैं क्या करता हूँ? आस्की कोड डालता हूँ, मुझे उसकी क्या मिल जाए? वैल्यू। तो आस्की कोड किस में आएगा? इंटीजर में आएगा, इंटीजर कर दिया, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग %D लगा दिया। और अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू किस में आती है? कैरेक्टर में आती है, तो %C लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। बस यही है। मैंने क्या डाल दिया? आस्की कोड 65, 65 किसका है? कैपिटल ए का है, ठीक है। मैंने क्या डाल दिया? 4 डाल देता हूँ, 4 का भी तो पता चले। 0 है, ठीक है। जो 4 है आज की वैल्यू, उसका डॉट आता है, देख लीजिए। डॉट भी स्पेशल सिंबल्स में काउंट होता है। मैंने बताया था कीबोर्ड की हर एक कीज का एक स्पेशल आस्की कोड रहता है और डॉट का 4 है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये ड्राई रन करके देखिए। मैंने आस्की कोड लिया %D में, ठीक है, लेकिन इसने क्या %C में प्रिंट करा रहा है। परसेंट ही यानी कैरेक्टर होता है, तो उसे पता है कि कीबोर्ड की हर एक आस्की कोड का एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर रहता ही है, ठीक है। तो उसने वो प्रिंट करके दे दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आस्की कोड और ये सब। अब मैं बात करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट की कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।